सेशन अपन ने क्या देखा है? प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था? प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने देखी है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा असेट कौन सी क्लास के अंदर फॉल होगा और उसके ऊपर कौन सी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर। हमने पढ़ा था देयर आर 4 क्लासेस, दैट इज फर्स्ट वन इज बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटैंजिबल असेट्स। करेक्ट। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। आज कोशिश करेंगे डेप्रिसिएशन अपन कंप्लीट कर ले, तो इस सेशन के अंदर डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दैट इज विद द सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन? तो इधर देखो, there are 2 types of depreciation, 2 system of depreciation. System of depreciation. There are 2 system of depreciation. First is individual asset system and the second one is block of asset system. ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, एक एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैडम एक एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? जैसे सपोज करो मेरे बिल्डिंग के मेरे बिजनेस के अंदर 10 टेबल है, तो एक एक टेबल का अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये अगर कोई छोटा सा बिजनेस हो तो बहुत इजी सा प्रोसेस है, 10 टेबल के ऊपर अलग अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज का। सपोज करो जिस किसी के पास हजारों टेबल्स है, हजारों चेयर्स है, तो 1000 बार हजारों पे अलग अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कहीं ना कहीं। तो फिर रोल में आया ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम। ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम यहाँ हमको मेन समझना है, क्योंकि सब जगह ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही केस के अंदर हमको ऑप्शन दिया गया है कि हम इंडिविजुअल असेट सिस्टम पे जाए या ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम जाए। बाकी सारे असेट्स को कंपलसरी ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो करना है। तो ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम क्या होता है मैडम, पहले ये समझा दो हमको। तो ब्लॉक ऑफ द असेट का सिस्टम क्या होता है, अगर कोई भी असेट किसी भी असेट की सेम क्लास है प्लस सेम रेट है, तो उसका क्या बना दो, उसका एक ब्लॉक बना दो। मतलब क्या कि ऐसे जितने भी असेट है जो सेम क्लास के अंदर फॉल हो रहे। सेम क्लास मतलब मैडम क्या, जैसे सपोज करो मैंने आपको कितनी क्लासेस बताई है, 4 क्लासेस बताई है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटैंजिबल असेट। तो अगर कोई असेट सेम ब्लॉक मतलब प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में ही आ रही है दोनों टाइप के असेट, तो प्लस उनकी रेट भी सेम है, तो आप उसका ब्लॉक बना सकते हो। इसको एक बार इधर से मैं समझा देती हूँ। जैसे सपोज करो यहां पे देखोगे अगर आप, तो यहां पर क्लास कौन सी है, बिल्डिंग है। क्लास कौन सी है, बिल्डिंग है, लेकिन क्लास कौन सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10% से डेप्रिसिएशन लग रहा है। और फर्नीचर पे कितना है, 10% से। रेट सेम है लेकिन क्लास अलग हो गई, उसकी क्लास क्या है, बिल्डिंग, इसकी क्लास क्या है, फर्नीचर। क्या इनका ब्लॉक बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मैं ये कंप्यूटर और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का एक ब्लॉक बनाना चाह रही हूँ, क्या मैं इसका ब्लॉक बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि क्लास ऑफ द असेट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, और रेट क्या है, 40%, 40%। मतलब सेम क्लास सेम रेट, सेम क्लास सेम रेट, मतलब ब्लॉक इकट्ठे कर लो उन सारे असेट्स को जो कि सेम क्लास के अंदर फॉल हो रहे हैं, प्लस उनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रही है। उन सारों को इकट्ठा कर लेंगे और उन सबको इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। ये बोलता था हमारा ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम। आगे देखें तो ये जो इंडिविजुअल असेट सिस्टम है, मतलब एक एक असेट के ऊपर आपको इंडिविजुअली डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये अवेलेबल है ओनली टू, मतलब अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है,
सिर्फ उसी को अवेलेबल है, सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ये ऑप्शन, सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करे या क्या फॉलो करे, ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो करे। बाकी सारे असेसीज को कंपलसरी ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो करना है, ये बोलता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कौन से होते हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। अब कौन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर सकता है, कौन WDV मेथड फॉलो कर सकता है, ये मैं बता दूं आपको। पहली बात, जो पावर जनरेटिंग, समाज से बाहर कौन निकला हुआ है, सिर्फ एक ऐसा असेसी जिसको थोड़ा सा अलग प्रिविलेज दिया हुआ है, तो जिसको थोड़ा सा अलग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मौका दिया गया है, बाकी सारे टाइप ऑफ एनएसएसी को चुपचाप ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो करना है। तो पावर जनरेटिंग यूनिट के पास इधर भी दो बाइफर्केशन होंगे, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है तो वो कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फॉलो करेगी, SLM और WDV। इसको क्या दिया गया है, ऑप्शन, इसको क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो SLM फॉलो करो, आप चाहो तो WDV फॉलो करो, हमको कोई लोड नहीं है। लेकिन अदर कैटेगरी ऑफ असेसी के लिए तो कंपलसरी WDV है। अदर कैटेगरी ऑफ असेसीज को कंपलसरी कौन सा मेथड फॉलो करना है, WDV मेथड फॉलो करना है। तो अगर कंक्लूड करने के लिए देखो तो जिसको इंडिविजुअल सिस्टम फॉलो करने का, इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करने का ऑप्शन दिया गया है, उसी असेसी को हमने एक और ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो SLM मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, आप चाहो तो WDV मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। लेकिन अगर कोई भी असेसी ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उसको कंपलसरीली WDV मेथड को फॉलो करना है, उसको कंपलसरी WDV मेथड को फॉलो करना है। तो नोट्स के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन करते होते दो तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल असेट सिस्टम और एक ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम सिर्फ किसको अवेलेबल है, अवेलेबल ओनली टू पावर जनरेटिंग यूनिट्स, और ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम किसको अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर ऑल असेसीज। ब्लॉक इज कंपलसरी, मतलब पावर जनरेटिंग यूनिट को अगर छोड़ लो तो बाकी सारे असेसेस को कंपलसरी ब्लॉक ऑफ द असेट के अंदर जाना है। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होएगा, तो ऑप्शन टू फॉलो WDV और SLM। अगर कोई असेसी इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करता है, दैट इज पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ये जो ऑप्शन है कि वो इंडिविजुअल असेट सिस्टम के अंदर जा सकता है, तो इसके पास एक ऑप्शन है, चाहो तो WDV फॉलो करो, चाहो तो SLM फॉलो करो। लेकिन बाकी सारे असेसीज जो कि ब्लॉक ऑफ द असेट सिस्टम फॉलो करें, उनको कंपलसरी WDV मेथड फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे होगा, हम डिप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम, तो दो तरीके, हाफ रेट या फुल रेट। मैडम ये क्या है हाफ रेट फुल रेट, मैंने अभी आपको रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ाए, बिल्डिंग के ऊपर 5, 10, 15, फर्नीचर के ऊपर 10, मल्टीप्लाइड एंड मशीनरी के ऊपर 20, 15, 30, 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स जो एप्लीकेबल है, करेक्ट। वो रेट यहाँ आके आधी हो जाएगी अगर आपने ये बिलो मेंशन कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। मतलब अगर किसी एसेट के ऊपर 10% की रेट एप्लीकेबल है तो सिर्फ यहाँ पर 5% की लगानी है आपको यहाँ इस केस के अंदर, उसके बाद से आपको 10% की लगानी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, नहीं तो आपको फुल रेट से ही डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैम आप एक्सप्लेन करोगे कब हम हाफ रेट कर सकते हैं। अगर कोई भी असेट आपने अक्वायर किया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस एंड जो भी समझना चाहो एंड
पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो फिर आपको कौन से रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। मैम आप समझाओगे इसको कैसे, मतलब क्या होगा, ये पहली बात तो एक समझो, ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, मतलब मैंने पिछले साल ही असेट खरीदा है और पिछले साल ही इसको पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज कर दिया है, पिछले साल ही इसको पुट टू यूज भी किया है और वो पुट टू यूज कितने दिन से कम है, 180 दिन से कम किया हुआ है, फॉर लेस देन 180 डेज है, तो मुझे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगी, अदरवाइज मुझे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगी। इसको समझो एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है उसको समझाने के लिए। देखो जैसे यहां पर देखो, अगर मैंने असेट अक्वायर किया है 1/4/2019 को, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने ये अक्वायर किया है, 19-20, और पुट टू यूज कौन से ईयर के अंदर, पुट टू यूज कब किया है, 1/1/2019, मतलब कौन से ईयर के अंदर पुट टू यूज भी कर दिया है मैंने, 19-20 के अंदर। तो मैंने अक्वायर किया है प्रीवियस ईयर के अंदर, हाँ सेम प्रीवियस ईयर के अंदर प्लस सेम प्रीवियस ईयर के अंदर पुट टू यूज भी कर दिया है, लेकिन पुट टू यूज फॉर, सॉरी यहाँ पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पर कैसा डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी, हाफ रेट लगेगी, क्योंकि अभी कितने दिन रहा, सिर्फ 1 तारीख को खरीदा आपने, 1 तारीख को पुट टू यूज किया, 1 जनवरी को, जनवरी से मार्च तक के दिन देखोगे तो सिर्फ 90 डेज होते हैं, तो 90 डेज ही आपने सिर्फ यूज किया है, दैट इज लेस देन 180 डेज, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसी साल के अंदर खरीदा, उसी साल के अंदर पुट टू यूज किया, प्लस 180 दिन से कम पुट टू यूज किया, तो अपना हाफ रेट लग गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम नेक्स्ट पॉइंट, मैंने 1920 के अंदर खरीदा, 1920 प्रीवियस ईयर के अंदर ही मैंने पुट टू यूज किया, तो डेप्रिसिएशन हाफ लग गया, क्योंकि यहाँ भी मैं 180 दिन से कम यूज कर रही हूँ मेरे एसेट को। नेक्स्ट इज सेम, मैंने 1/4 को खरीदा और मैंने 31 मार्च, मैडम सिर्फ 1 दिन तो यूज किया है, सिर्फ 1 दिन, तो आप पूरी 7.5% से पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालोगे, बिल्कुल हाँ, भले 1 दिन भी पुट टू यूज कर दिया है आपने, तो आप पे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगी और आपको उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर आपने किसी भी, मतलब इसका एक बात समझो, अगर आपने कोई भी असेट पुट टू यूज करी है किसी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस असेट पे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट हो के रहेगा। अब किस रेट से कैलकुलेट होगा, या तो हाफ रेट से या तो फुल रेट से, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि मैडम 1 दिन यूज किया है तो 1 दिन का डेप्रिसिएशन, ऐसा इनकम टैक्स के अंदर नहीं होता है। भले 1 दिन के लिए यूज किया है, पुट टू यूज किया है, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो हाफ रेट से लगेगा या तो फुल रेट से लगेगा। हाफ रेट से कब लगेगा, जब 180 दिन से कम है, क्या, या 31 मार्च को मैंने रखा तो कितने दिन यूज हुआ, 1 डे, तो यहां भी डेप्रिसिएशन लगेगा और हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। समझने वाला जो पॉइंट है वो है ये लास्ट वाला। सपोज करो मैंने 25 मार्च 2019 के अंदर असेट खरीदा, दैट इज 2019 और 20 के अंदर अगर मैंने कोई असेट खरीदा, अब मैंने 2019-20 के अंदर असेट खरीदा और मैंने उसको पुट टू यूज कब करा, 31 दिसंबर 2019, मतलब एक सेकेंड सॉरी, ये मैंने कब करा, 18-19 के अंदर। ये वाला कौन सा ईयर है, मैंने कब असेट को खरीदा है, 2018-19 के अंदर, और पुट टू यूज कब किया है, 2019-20 के अंदर। मतलब क्या मैंने सेम प्रीवियस ईयर के अंदर अक्वायर किया है, नहीं, मैंने अक्वायर तो पहले ही कर लिया था और पुट टू यूज। अब यहाँ पुट टू यूज भले 180 दिन से कम हो, लेकिन स्टिल फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। मैडम क्यों लगेगी, क्योंकि आपको सेम प्रीवियस ईयर के अंदर एक्वायर करना है, उसी ईयर के अंदर पुट टू यूज करना है और 180 दिन से कम पुट टू यूज रखना है। अगर तीनों चीजें क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई हो रही है तो हाफ रेट, अदरवाइज फुल रेट। मतलब
मैंने प्रीवियस ईयर कौन से प्रीवियस अलग अलग यहाँ पर मैंने अक्वायर तो कौन से साल किया है 18-19 में पहले खरीद के रख लिया था और इस साल अब पुट टू यूज कर रही हो, तो भले वो पुट टू यूज 180 दिन से कम होगा, स्टिल मुझे फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 18-19 में तो कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि एसेट पुट टू यूज ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एसेट पुट टू यूज हो गया अगले साल के अंदर तब उधर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। एक बार और फिर से इस टॉपिक को समझो, दैट इज अगर मैंने उसी प्रीवियस ईयर के अंदर एसेट खरीदा, उसी प्रीवियस ईयर के अंदर पुट टू यूज किया और उसी प्रीवियस ईयर के अंदर जब पुट टू यूज किया तो 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज किया, तो ही मेरे पे हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर मैंने पिछले साल किसी और साल के अंदर एसेट खरीद कर रख दिया था और इस साल के अंदर पुट टू यूज कर रही हूँ, अब भले वो 180 दिन से ज्यादा पुट टू यूज कर रही हूँ, स्टिल मेरे पे फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा। सो दैट इज विद द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ पर बिल्कुल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको नहीं जाना है, यहाँ तो आपको फुल रेट मिलेगी या तो आपको हाफ रेट मिलेगी। अगर एसेट पुट टू यूज हुआ है मतलब डिप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होगा। मतलब सिर्फ दो चीजें देखनी होती है, हाफ रेट फुल रेट। हाफ रेट कब, जब 180 दिन से कम यूज हुआ है और उसी साल के अंदर हमारा एसेट अक्वायर हुआ है, अक्वायर प्रीवियस ईयर के अंदर हो गया था और इस बार पुट टू यूज हो रहा है तो फुल रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। नाउ मैडम डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हमको उसका फॉर्मेट समझा दो एक बार। तो अपना आता है फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैसे आपको डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा मैम। सबसे पहले तो आपको क्या कर देना है, यहां पर लिख लेना है ओपनिंग WDV। जितना भी आपका ओपनिंग WDV था वो ले लेना है आपको और उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। फिर आपको ऐड करना है जितने भी असेट आपने नए खरीदे हैं, जितने भी असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी असेट्स खरीदे हैं उनको आपको ऐड करना है। अब उसमें भी 3 कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, एक तो पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, दूसरा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज और नॉट पुट टू यूज। नॉट पुट टू यूज में मतलब मैडम मैंने ऐसे खरीदा है लेकिन अभी तक उसको पुट टू यूज नहीं किया है, मतलब अभी मैंने उसको यूज करने के लिए नहीं रखा है, तो उसका क्या करेंगे, इस वाले जो इस पर्टिकुलर असेट को आप ब्लॉक में तो ऐड करोगे लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होगा जब असेट पुट टू यूज होगा। तो अभी तक ये पुट टू यूज नहीं है तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगा। करेक्ट। तो ये अपन तीनों ऐड कर लेंगे, फिर अपना इधर आएगा, इसमें से लेस करेंगे जितना भी मनी आपको रिसीव हुआ फ्रॉम सेल ऑफ असेट। आपने कोई तो असेट बेचे भी होंगे तो उन सारों को आपको क्या करना है, माइनस करना है, और फिर यहां पर जो वैल्यू बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV बोलेंगे। करेक्ट। तो ऐसे पहले तो अपन निकाल लेंगे क्लोजिंग WDV, ये तो हुआ क्लोजिंग WDV। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये क्लोजिंग WDV में कौन कौन से असेट है, क्योंकि असेट बिके भी है। अब सपोज करो मेरे पास 5000 असेट है, 5000 नंबर के अंदर असेट थे, 2000 असेट थे, कितना भी मानो आप। करेक्ट। अपन मानते हैं मेरे पास 1000 असेट थे,
मेरे पास कितने असेट थे। अब डेप्रिसिएशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो यहाँ पर। सपोज करो मेरे पास 1000 असेट्स थे मेरे ब्लॉक के अंदर, करेक्ट, जिसमें से 500 असेट्स तो थे मेरे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में, 200 असेट पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, देन 180 डेज, और 300 असेट ऐसे थे जो पुट टू यूज थे लेस देन 180 डेज। मतलब पुट टू यूज, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, है ना। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, करेक्ट। तो और अब मैंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने असेट बेचे, 600 असेट्स को बेच दिया, 600 असेट बेच दिए मेरे। तो मैडम अब हमको कैसे पता पड़ेगा हमने कौन से असेट बेचे, ये 500, क्योंकि देखो यहाँ सब पे रेट अलग लगी हुई है। 500 के ऊपर क्या रेट लगेगी, सपोज करो इस ब्लॉक पे कितना लगता है, 15% की रेट लगती है, तो 500 पे फुल, ओपनिंग पे तो फुल रेट से लगेगा, पुट टू यूज फॉर मोर देन पे भी फुल रेट से लगेगा, और पुट टू यूज फॉर लेस देन पे 7.5% से लगेगा। अब मैडम हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये 600 असेट जो बिकी है ये 300 में से गई है, इस 200 में से गई है कि 500 में से गई है। तो इनकम टैक्स बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्या मानना है, फीफो मेथड फॉलो हो रहा है। मतलब ये जो 600 रुपए की असेट बिकी है, ये किधर, ये जो 600 असेट बिकी है ये किधर से बिक रही है, सबसे पहले इसमें से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से जाएगी, फिर एक सेकेंड, ये 500 की असेट थी, एक सेकेंड, 500 की असेट थी 12 लाख की, ये 200 की असेट थी 4 लाख की, और ये थी 6 लाख की, और ये 600 असेट हमारी बिकी है सपोज करो 15 लाख्स में, करेक्ट। अब समझो, अब मेरे को ये कैसे मानना है कि मैडम कौन से ये 600 असेट जो मैंने बिकी है इस पे हम अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको कैसे पता पड़ेगा ये 600, ये 6 लाख में से ये 15 लाख हमको 6 लाख की असेट बेच के आ रहा है, 4 लाख के लिए बेच के आ रहा है कि 12 लाख के लिए। तो हमने क्या बोला है आपको, फीफो मेथड फॉलो करो, और वो भी वैल्यू के हिसाब से। मतलब आपको क्या मानना है, जो सबसे पहले ये 12 लाख में से माइनस करो, ये 12 लाख की असेट गई होगी, उसके बाद आपको मानना है ये 4 लाख की असेट में से 3 लाख का और गया होगा। तो अब हमारे पास इधर तो नील बचा, इधर कितना बचा 1 लाख, और इधर कितना बचा 6 लाख। तो इस 1 लाख के ऊपर तो लगेगा 15% से डेप्रिसिएशन, और इस 6 लाख के ऊपर लगेगा 7.5% के ऊपर से डेप्रिसिएशन। मतलब जब भी असेट बिकेगी तो आपको क्या मानना है, फीफो मेथड फॉलो हो रहा है, और फीफो मेथड आपको वैल्यू पे अप्लाई करना है। मतलब वैल्यू पे कैसे अप्लाई करना है, मतलब अगर यहाँ पर आप सपोज करो सिर्फ, अगर यहाँ सपोज करो आप कि अगर यहाँ पे 17 लाख की असेट बिक्री होती, तो हमको पहले ये 17 लाख की असेट, पहले ये 12 लाख की असेट बिकी है, फिर ये 4 लाख की असेट बिकी, और फिर 1 लाख की असेट इसमें से बिकी, ऐसा मानना है। अगर यहाँ पर सिर्फ 11 लाख की बिकी होती तो हम क्या मानते, इसमें से ये जो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, इसमें से 11 लाख की गई है, फिर पुट टू यूज इसमें से गई है, तो इसमें से 1 लाख का बचता है, 1 लाख पे फुल रेट से लगाते, फिर 4 लाख पे हम 15% से लगाते, और 6 लाख पे 7.5% से डेप्रिसिएशन लगाते। तो ये तरीका होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। जब भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमको क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालना है, फिर हमको देखना है कि जो भी असेट सेल हुई है वो कौन सी असेट सेल हुई है, आपको कैसे पता पड़ेगा, क्या रेट लगेगी, उसके बाद बची हुई असेट्स के ऊपर कौन सी रेट लगाए मैडम, हमको कैसे पता पड़ेगा। तो आपको फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू के ऊपर फीफो मेथड लगाना है। अगर जितनी भी वैल्यू है, तो जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी सबसे पहले माइनस करो, उसके बाद पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज माइनस करो, फिर लेस देन 180 डेज माइनस करो। इसके अंदर एक और 2 चीज समझने की आती है
डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के अंदर कि यहाँ दो ऐसे कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं जहाँ पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करने की नौबत आ जाती है। तो वो कौन से ऐसे दो केसेस है जहाँ मुझे कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हो सकता है अगर मैं ब्लॉक ऑफ द एसेट सिस्टम फॉलो कर रही हो। तो जब भी अगर दो कंडीशन के अंदर मुझे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है, वो दो कंडीशन कौन सी है? पहली, या तो मेरे ब्लॉक में जितने भी असेट थे वो सारा ब्लॉक के असेट बिक चुके हैं, मतलब सपोज करो 1000 असेट से 1000 असेट मेरे बिक गए, सारे असेट बिक गए मेरे। अब सारे असेट बिक गए तो अब किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो? जब असेट ही नहीं है आपके पास तो डेप्रिसिएशन किस बात का? तो इस केस के अंदर फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आएगा, अदरवाइज आपका ब्लॉक कंटिन्यूटी में चलता रहता है। यहां तो आपकी ब्लॉक की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? नेगेटिव। मतलब सारे असेट आपके बिके नहीं है लेकिन कुछ असेट बिके, लेकिन उसकी वजह से आपके ब्लॉक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई है। अब मैं इधर समझो, सबसे पहले पूरा ब्लॉक सेल हो गया, उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास कितने असेट थे? ओपनिंग WDV के अंदर मेरे पास थे 5000 असेट जिसकी वैल्यू थी 6 लाख। करेक्ट? केस 1, केस 2 ये पढ़ रहे अभी। पूरा एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। ओपनिंग WDV 5000 असेट्स थी मेरी जिसकी 6 लाख की वैल्यू थी। उसके बाद मैंने एडिशन किया, मोर देन 180 डेज वाले आए, वो आए 2000 असेट और जिनकी वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। करेक्ट? सेम ये यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। अब मैंने क्या करा? लेस असेट सोल्ड। मैंने पूरे ये 7000 असेट बेच दिए, पूरे के पूरे ये 7000 असेट बेच दिए। पहले केस के अंदर मैंने कितने में बेचे? 10 लाख के अंदर। दूसरे केस के अंदर मैंने कितने में बेचे? 6 लाख के अंदर। तो यहां पर आप देखो अपना अब यहां पर देखोगे अगर आप तो अपना क्लोजिंग WDV कितना आया? क्लोजिंग WDV यहां पे आया नेगेटिव। लेस करना है अपन को इसको, तो लेस तो कितना आया? 6 + 3 9, 9 - 10 माइनस का 1 लाख, और 6 + 3 9, 9 - 6 लाख 3 लाख प्लस का। करेक्ट? तो अब ये दो केसेस के अंदर ये जो हमारा ये क्लोजिंग WDV ना मान के, क्योंकि ये क्या हो गया है? पूरा के पूरा ब्लॉक सोल हो गया है, तो या तो ये कैपिटल गेन है या तो ये कैपिटल लॉस है। कैपिटल गेन कौन से केस के अंदर है? जहां ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब सेल कंसिडरेशन हमारे परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक नेगेटिव हुआ। और ब्लॉक नेगेटिव हो गया है मतलब, और ब्लॉक भी क्यों नेगेटिव हुआ है? ब्लॉक नेगेटिव हुआ है क्योंकि हमारे सारे असेट बिक गए, तो ये हमारा 1000 का क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल गेन, क्योंकि अब कोई असेट बचा ही नहीं है। अब इस 1000 का क्या करें हम? इस 1000 को कहाँ टैक्सेबल करें? तो ये कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। यहां पर ये जो 3 लाख आया, आपके असेट कितने के थे? 9 लाख के, लेकिन आपको सेल्स कंसिडरेशन कितना ही मिला? सिर्फ 6 लाख। 3 लाख का नुकसान। तो ये अगर ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब आपको क्या हो रहा है? कैपिटल लॉस हो रहा है। और कितने का कैपिटल लॉस हुआ है यहाँ पर? 3 लाख का। तो ये कहां पर जाएगा? कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब आप चार्ज कर पाओगे नहीं, क्योंकि सारे असेट सोल्ड हो गए। करेक्ट? तो अगर पूरा ब्लॉक सोल्ड होता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमको कैपिटल गेन हो सकता है या हमको कैपिटल लॉस हो सकता है। अगर क्लोजिंग WDV
नेगेटिव आ गई तो हमको कैपिटल गेन हो रहा है। क्यों कैपिटल गेन हो रहा है नेगेटिव आने पे, समझो, क्योंकि हमारा जो परचेज की वैल्यू है वो हमारे सेल की वैल्यू से कम है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव आ रहा है मतलब कैपिटल गेन हो रहा है। और अगर ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सारे असेट बेचने पर, तो अगर वो उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल लॉस माना जाएगा। ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस ऑलवेज एंड ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होगा। ये पढ़ोगे आप कैपिटल गेन के अंदर कि डेप्रिशिएबल असेट का कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस माना जाता है। अब जो दूसरा केस हमको समझना है वो समझना है कि मैंने सारे असेट नहीं बेचे, मैंने सारे एसेट नहीं बेचे, लेकिन मेरे ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। मैडम ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, मैं बताती हूँ। दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो। मेरी ओपनिंग WDV सेम वही लो, ओपनिंग WDV थी, ओपनिंग WDV में 5000 असेट थी और वो 5000 असेट की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, प्लस एडिशन हुए साल में मोर देन 180 डेज का, सपोज मोर देन 180 डेज का 2000 असेट हमने परचेज खरीदे और इसका क्या वैल्यू थी, 2 लाख, करेक्ट। अब मैंने क्या करा, 2000 असेट को बेचा, सोल्ड। कितनी असेट बेची, 2000 असेट मेरी बेच दी, लेकिन कितने में बेची बताओ, मैंने ये बेच दी 9 लाख के अंदर। मतलब अभी भी मेरे ब्लॉक के अंदर 5000 असेट पड़ी हुई है। हाँ मैडम, टोटल असेट कितनी थी, 7000 थी। 7000 में से आपने कितनी बेची, 2000 बेची। ब्लॉक के अंदर अभी कितनी असेट पड़ी हुई है, 5000 पड़ी हुई है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे आप तो ब्लॉक क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, ये 7 लाख का ब्लॉक था, इसको मैंने कितने में बेचा, 9 लाख में बेचा, तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई है, नेगेटिव। मतलब भले असेट्स पड़ी हुई है, भले असेट्स पड़ी हुई है, लेकिन अगर मेरी ब्लॉक की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है तो उस केस के अंदर भी मुझे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। सो अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने देख लिया कि मैडम 2 केसेस के अंदर हमारा क्या होगा, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करने की नौबत आ जाएगी। वो कौन सा केस था, या तो मेरा एंटायर ब्लॉक सोल्ड हो गया, या दूसरी चीज मेरे फ्यू असेट तो ब्लॉक के अंदर पड़े हुए लेकिन मेरा ब्लॉक नेगेटिव हो गया। ये जो फ्यू असेट ब्लॉक के अंदर सेल हुए लेकिन मेरा ब्लॉक नेगेटिव है, इस केस के अंदर हमेशा कैपिटल गेन हो लगेगा। लेकिन अगर मेरा एंटायर ब्लॉक मतलब ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट वाली बात आ गई, मतलब ब्लॉक ही नहीं बचा, तो उस केस के अंदर अगर पॉजिटिव क्लोजिंग WDV आ रही है तो कैपिटल लॉस हो रहा है, नेगेटिव WDV आ रही है तो कैपिटल गेन हो रहा है। ये कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। तो एक बार नोट से देख लेते हैं क्या फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रहा है। हमको सबसे पहले ओपनिंग WDV लेना है, फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट लेनी है अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, असेट अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। इन तीनों में कैटेगराइजेशन करके हमको इनको डाल देना है। फिर हमको वो सारे अमाउंट को माइनस करना है जो हमारे असेट बेच के हमको रिसीव हुआ है, फिर हमको उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है और जो भी वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या मानी जाएगी, क्लोजिंग WDV मानी जाएगी, करेक्ट। सो ये अपन ने देख लिया कि 2 केसेस के अंदर हमारे असेट की वैल्यू नील हो जाएगी। ऑल द असेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड, देन कंप्यूट कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस इन सच केस। इफ फ्यू असेट इन द ब्लॉक आर सोल्ड बट द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बिकम नेगेटिव, देन इन दिस केस ऑल्सो कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को हमको कंप्यूट करना पड़ेगा। बाकी सारे केस के अंदर ब्लॉक कंटिन्यू रहेगा और डिप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। अब जो एक चीज डिप्रिसिएशन के अंदर पढ़ना है वो है डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन।
डी मर्जर एंड सक्सेशन। इसके अंदर मैडम डेप्रिसिएशन हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, आप बिल्कुल ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो जैसे कोई अमालगमेशन हुआ ही नहीं है, जैसे कोई डी मर्जर हुआ ही नहीं है, जैसे कोई सक्सेशन हुआ ही नहीं है, ऐसे आप बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उस डेप्रिसिएशन को अलोकेट कर देना है बिटवीन द नंबर ऑफ डेज वो एग्जिस्टेंस में रही। जैसे सपोज करो अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से कंपनी बनी, करेक्ट, तो आपको अब क्या करना है, जो भी डेप्रिसिएशन आप निकालोगे उसको बाइफोगेट करना है कि वो कितने दिन सोल प्रोप्राइटरशिप रही उतने दिन सोल प्रोप्राइटरशिप को दे दो वो डेप्रिसिएशन, और जितने दिन वो कंपनी रही ड्यूरिंग द ईयर उतना डेप्रिसिएशन कंपनी को दे दो। मैडम लेकिन क्यों बाइफोगेट करें हम, असेसी तो एक ही, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप थी और मेरी कंपनी कन्वर्ट हो रही है, तो आप क्यों ऐसा बाइफोगेशन का कह रहे हो, क्यों हमको फालतू का इतना ज़्यादा टेंशन दे रहे हो कि हमको इसको बाइफोगेट करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा एक बात समझो, अगर कोई एक सोल प्रोप्राइटर है तो उसके ऊपर कौन सी रेट लगती है, टैक्स की स्लैब रेट। अगर कोई कंपनी है उसके ऊपर फ्लैट रेट 25% जो भी अपनी लगती है वो फ्लैट रेट लगती है, करेक्ट। तो मतलब टैक्स के अमाउंट के अंदर डिफरेंस आएगा। इसी वजह से हमको क्या करना होता है, अलोकेट करना होता है जितना। अगर फिर वैसे तो असेसी क्या चाहेगा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है अगर कोई, तो वो तो क्या चाहेगा कि पूरा के पूरा डेप्रिसिएशन कंपनी को दे दो ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आए और हमको टैक्स कम भरना पड़े। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी चालाक, उन्होंने क्या कहा, नहीं हमेशा आपको करने को नहीं देंगे। अगर आपका अमालगमेशन हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डेप्रिसिएशन अलोकेट करना पड़ेगा उतने नंबर ऑफ डेज में जितने नंबर ऑफ डे वो वाला पर्टिकुलर असेट उस कंपनी ने होल्ड करके रखा है, उस सोल प्रोप्राइटरशिप ने होल्ड करके रखा है, या सक्सेसर ने होल्ड करके रखा है, या प्रीडिसेसर ने होल्ड करके रखा है। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे, नंबर ऑफ डेज इन विच असेट इज यूज्ड के रेशो के अंदर आपको डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं आपको समझा दूं, इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लेना। जैसे सपोज करो मेरा क्या था, मेरी एक फर्म थी, मेरी एक कंपनी थी, और वो कंपनी का ओपनिंग WDV चल रहा था 5 लाख का। इसके अंदर एडिशन हुआ 30 जुलाई 2019 के अंदर 2 लाख रुपए का, और एक एडिशन हुआ 30 नवंबर 2019 के अंदर, एंड विच इज 3 लाख रुपीज, करेक्ट। सबसे, और ये ब्लॉक की क्या रेट थी, इस ब्लॉक पे कौन सी रेट एप्लीकेबल हो रही थी, सपोज करो 10% का ब्लॉक था, फर्नीचर था ये मान लो। तो अब इधर देखो, और कोई भी असेट सेल या डिस्कार्ड नहीं हुई थी, ये रहा। अब इसके ऊपर करो सबसे पहले कंप्यूट डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नॉर्मली जैसे कभी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कंप्यूट करो डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग पे तो कितना लगेगा, 5 लाख। ये 30 जुलाई वाले पे कितना लगेगा, ओपनिंग WDV की वैल्यू लिख लो, ये 30 जुलाई वाले की एक बार वैल्यू लिख लो, और 30 नवंबर वाले की एक बार वैल्यू लिख लो, 30 नवंबर वाले की वैल्यू लिख लो, करेक्ट। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट लगाओ, तो ओपनिंग पे तो फुल रेट लगेगी 10%, इसके ऊपर फुल रेट लगेगी 10%, इसके ऊपर हाफ रेट लगेगी क्योंकि ये पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 50,000, ये कितना हो जाएगा 20,000, और ये कितना हो जाएगा 15,000। अब मैं लाती हूँ क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट, और वो है अमालगमेट हो गई मेरी कंपनी, अमालगमेट हो गई। अमालगमेट कब हुई थी बताओ मैं, ये हुई है 30 अगस्त को।
30 अगस्त को क्या हुई है, ये अमालगमेट हुई है। तो अब इस केस के अंदर आपको डिप्रिसिएशन कितना सक्सेसर को जाएगा और कितना प्रीडिसेसर को जाएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना सक्सेसर को जाएगा, 1 अप्रैल से लगाकर 30 अगस्त तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो सक्सेसर को जाएगा, और 31 अगस्त से 31 मार्च तक का डिप्रिसिएशन किसको जाएगा, प्रीडिसेसर को, अरे सॉरी, ये किसको जाएगा, प्रीडिसेसर को जाएगा, और ये किसको जाएगा, आने वाला सक्सेसर को, जिसने खरीदा है उसको जाएगा। करेक्ट। अब ये वाला असेट मतलब ये तो कितने दिन यूज हुआ है, 365 दिन। अब डिवाइड कर लो, 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक जितने भी दिन होते थे उतने दिन ये किसको मिल जाएगा, उतने दिन ये किसको मिल जाएगा, प्रीडिसेसर को। और 31 अगस्त से 31 मार्च तक जितने दिन होते थे वो रेशो के अंदर ये 50,000 को डिवाइड कर लोगे और फिर ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर के अंदर 50,000 डिवाइड होगा। फिर 30 जुलाई, पहली बात तो असेट को क्या तुमने 365 दिन यूज किया है, नहीं, इसको कब से यूज किया है, 30 जुलाई से। तो पहले तो आप कैलकुलेट करो 30 जुलाई से 31 मार्च तक, मतलब असेट एक्चुअल में यूज कितने दिन हुआ है पहले तो वो कैलकुलेट करो। असेट एक्चुअल में यूज कितने दिन हुआ है 30 जुलाई से 31 मार्च तक, या आएंगे नंबर ऑफ डेज, जितने दिन असेट यूज हुआ है। अब इसका रेशो कैसे करोगे आप, 30 जुलाई से हमारा अमालगमेशन कब हुआ है, 30 अगस्त तब तो ये असेट 30 जुलाई से 30 अगस्त तक तो ये असेट किसके पास रहा था, प्रीडिसेसर के पास, तो उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 31 अगस्त से 31 मार्च तक ये किसको मिलेगा, प्रीडिसेसर को मिलेगा। फिर तीसरा असेट जो हमारा आया है वो कब आया है, तीसरा असेट जो हमारा आया है वो कब आया है, 30 नवंबर 2019 को। अब देखो हमारा सक्सेशन, हमारा अमालगमेशन कब हो गया था, 30 अगस्त। असेट कब आया है, 30 नवंबर, मतलब ये असेट किसने यूज किया होगा, सक्सेसर ने यूज किया होगा। तो ये पूरा के पूरा 15,000 किसको मिल जाएगा, सक्सेसर को मिल जाएगा। तो इस बेसिस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। सबसे पहले तो देखना है असेट कितने दिन यूज हुआ है, उसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें से कितने दिन प्रीडिसेसर ने यूज किया है, कितने दिन सक्सेसर ने यूज किया है, और फिर आपको उसके रेशो के अंदर रिस्पेक्टिवली डिप्रिसिएशन को डिवाइड करते हुए चलना है। तो ये 50,000 का अलग एलोकेशन होगा, 20,000 का अलग एलोकेशन होगा, 15,000 का अलग एलोकेशन होगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक ऑफ डिप्रिसिएशन। कल हम देखेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलायंस और ये सारे टॉपिक। So thank you for today. Have a nice day.